नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता एक फोटोग्राफ पेश कर रहे हैं आजकल, बल्कि कल के बाद से ही, कि बर्तन मांजने वाली एक महिला को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया और वो चुनाव जीत करके आ गई हैं, एमएलए बन गई हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी अपने तरीके से जो कुछ भी हुआ, कल जो रिजल्ट आया 5 राज्यों के, उसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि 3 राज्यों में बल्ले-बल्ले है। आसाम में जीत हो गई, पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत हो गई, ऐतिहासिक जीत हो गई। कल मैंने पूरा डिटेल कार्यक्रम इसके ऊपर किया था कि कैसे मोदी ने जिन्ना का भूत उतार दिया। पुडुचेरी में भी अच्छी स्थिति रही। तमिलनाडु में ठीक है, टीवी के आगे बढ़े हैं, लेकिन एआईएडीएमके को भी अपेक्षित मिला है। सरकार तो नहीं बना सकी, लेकिन तीसरे पोजीशन पर एआईएडीएमके रही है। केरल में भी 3 सीटें मिली हैं बीजेपी को और अगली बार अपेक्षा है कि चूंकि इस बार लेफ्ट वहां पर ऑलमोस्ट डेसिमेट हो गया है और शतक लगा लिया है कांग्रेस लेड यूडीएफ ने, तो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी की अगला निशाना केरलम ही है। शंकराचार्य का प्रदेश है और सनातन का अगर उत्थान है, थोड़ा देर से जाएगा, लेकिन सर्किल धीरे 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 पश्चिम से पूर्व और पूर्व से धीरे दक्षिण और दक्षिण में सुदूर दक्षिण केरलम तक पहुंचेगी पार्टी। ये पार्टी के रणनीतिकार कल से कहे जा रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वाम प्रदेश में राम राम होने लगा है, जय श्री राम होने लगा है। तो वाम से राम तक की यात्रा बंगाल ने पूरी कर ली है। लोग चर्चा कर रहे हैं इसकी कि बाम 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 हो रहे थे, अब राम 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 हो रहे हैं। लोग बाहर निकल के ऐसी ऐसी अभद्रता भी कह सकते हैं उसको, लेकिन अभी तो भद्र लोग हैं ये लोग। अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर जाकर के जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। मतलब ये था कि पहले अगर उनके घर के बाहर जय श्री राम का नारा लगता तो हथकड़ियां लग जाती। जय श्री राम का नारा तो बाद में लगता, लेकिन पुलिस थाने वो पहले पहुंच जाते, जेल हवालात पहले पहुंच जाते। ऐसा वातावरण था। लेकिन अब माहौल बिल्कुल बदला हुआ है। जय श्री राम के नारे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर लग गए हैं। एक और प्रतिक्रिया आ रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। 2 जगह से लगातार जीत हासिल करने वाले शुभेंदु अधिकारी का मुख्यमंत्री बनना पूरी तरह से तय है। इतना दमखम, दोनों जगह से उन्होंने मुख्यमंत्री को हरा दिया है, तो मुख्यमंत्री बनेंगे ही, ये तय है। अब उनकी जानिब से खबरें आ रही हैं कि जो बात क्यूबाई नेटवर्क ने कुछ दिन पहले कही थी, इस दूसरे फेज के पहले ही माहौल ऐसा बनने लगा है कि कुछ लोग पश्चिम बंगाल छोड़ेंगे, पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश छोड़ के फरार होने के जुगाड़ में है। उसमें नाम लिया जा रहा है ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का और उनके साथी का, जो जल्द ही पश्चिम बंगाल और भारत छोड़ करके कहीं दूसरे ठिकाने पर जाके बसने वाले हैं या फरार होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि अब जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब सब लोग, कोई पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं है, सब अपना अपना काम कीजिए। दोनों बातें हो सकती हैं, कुछ ट्रूस हो जाए कि चलिए दोनों अब हो गया चुनाव, जो भी होना था, एक कोई हार गई, एक कोई जीत गई है, कोई बात नहीं, अब हम लोग सब मिलकर के देश का भला करते हैं, राज्य का भला करते हैं। और प्रधानमंत्री ने कल अपने हेडक्वार्टर से भाषण दिया कि जिन राज्य में हमारी सरकार नहीं है उनको भी हम पूरी मदद का आश्वासन देते हैं। बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री तो ये बात गुडी गुडी बोलेंगे, लेकिन रुदाली गैंग का क्या करेंगे? तो 2 बहुत महत्वपूर्ण खबर लेकर आया हूं। एक तो पहला कि अभिषेक बनर्जी क्या वाकई में भारत छोड़ने वाले हैं? क्यों? क्योंकि अभिषेक बनर्जी के ऊपर गंभीर करप्शन के चार्ज हैं, गंभीर। स्कूली शिक्षा में घोटाला है, टीचर्स घोटाला है, माइनिंग घोटाला है और चिटफंड का अलग घोटाला है, शारदा स्कैम। ये 3-4 बड़े स्कैम हैं जिसकी आंच ममता बनर्जी तक आएगी। और उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का, आईपैक का, आईपैक के दफ्तर के ऊपर जो ईडी की कार्रवाई हुई थी, उसकी आंच आएगी। एक प्रकरण तो ये चल रहा है कि कौन भागेगा और कौन रुकेगा। अगर नहीं भागेगा तो कैसे मुकाबला करेगा।
मुकाबला करने की कोई हालत नहीं है, क्योंकि साक्ष्य आपके विपरीत हैं। ऐसी परिस्थिति में जेल जाना अवश्यंभावी है। तो जेल में जाकर के चक्की पीसिंग वाला प्रकरण करेंगे या कुछ और तरीका अपनाएंगे बचने का एक तरीका है, और वो तरीका है रुदाली गैंग को एक्टिव कर दो। तो जिनकी पत्नी राज्यसभा की सांसद हैं, पति ने मोर्चा संभाल लिया है। वो 10 पॉइंटर्स, 11 पॉइंटर्स, 12 पॉइंटर्स, 15 पॉइंटर्स एंड पॉइंटर्स ऑफ हार ऑफ पश्चिम बंगाल ऑफ तृणमूल कांग्रेस, इस तरह से वो पॉइंटर्स पर पॉइंटर्स बना बना करके वीडियो रिलीज करते जा रहे हैं और कहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। क्यों साहब? क्योंकि पत्नी की पार्टी का हालत खराब हो गया। ऐसी हालत खराब की अपेक्षा रुदाली गैंग ने नहीं की थी। उनको तो लग रहा था कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि आप याद कीजिए, एक दिन पहले भी मैंने भी ये खबर दी, और ये इस तरह से मैं समझता हूं कि ये जो फीडबैक मिल रहे थे कि शायद सेकंड फेज में ममता बनर्जी ने अपने दुर्ग को बचाने में कामयाबी हासिल की है। यही सब प्रकरण शुरू हो गया था और चुनौती देने लगे थे। अभिषेक बनर्जी ने भरी मंच से अपमानित किया गृह मंत्री अमित शाह को, अपशब्द बोला है, अपशब्द। और उसके बाद गृह मंत्री ने कहा कि हम उल्टा टांग देंगे। वो अपने कार्यकर्ताओं को भरोसा दे रहे थे और आज उस भरोसे का प्रतिफल भी देखने को मिल रहा है। कोलकाता की सड़कों पर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। लोग हाफ पैंट में निकल करके नारे लगा रहे हैं, पजामा में निकल के नारे लगा रहे हैं। ये है कॉन्फिडेंस होम मिनिस्टर का अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को, कि आप घबराओ मत, हम आपके साथ है ना। 3 लाख का फोर्स उतार दिया हमने, 85 आईपीएस ऑफिसर को तैनात कर दिया, ऑब्जर्वर बना दिया, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ हर एक घर पर पुलिस बल तैनात कर दिया। कोई इधर से उधर नहीं जाएंगे। कल से 3 प्रकरण हो रहे हैं। पहला, एक तो कौन भागेगा कौन रुकेगा, दूसरा रुदाली गैंग परेशान है, और तीसरा भाईजान परेशान है। अब इसका क्या इलाज है? भाईजान क्यों परेशान है? भाईजान परेशान है कि पत्थरबाजी जो 15 वर्षों में हमने की है, उसका तो अब हिसाब किताब होगा। सारा डॉजियर मालूम है। और 800 से 1000 लोग जो फर्स्ट फेज के पहले डिटेन किए गए थे, और फिर सेकंड फेज में जो डिटेंशन हुआ है, वो सारे डिटेंशन वाले लोग जो हैं, वो प्रोसीड्यूरल, जो लीगल प्रोसीड्यूरल ये मामला है, उसमें हो सकता है कि बरी होकर के बाहर चले जाएं। लेकिन सरकार के निशाने पर तो हैं कि ये ऐसे तत्व हैं जो समाज में असामाजिक बन सकते हैं, समाज में हिंसा की गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। तो ये चुनाव पूर्व ही डेटा सरकार के पास, नई सरकार के पास आ जाएगी, क्योंकि चुनाव पूर्व डेटा है 800 से 1000 लोगों को अरेस्ट करने का, डिटेन करने का चुनाव से पहले। हालांकि चुनाव आयोग इस तरह की प्रक्रिया हर स्टेट में करती है। जहां कहीं भी उनको लगता है कि यहां पर उपद्रव हो सकता है, तो वहां टेंटेटिव उपद्रव, संभावित उपद्रवी को वो डिटेन करके रखते हैं। और बिहार में बड़े, हमेशा जब भी चुनाव बिहार में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं, तो टेंटेटिव जो संभावित उपद्रवी हैं, उनका डिटेंशन तो अनिवार्य इंश्योर करता है इलेक्शन कमीशन। तो पश्चिम बंगाल में भी डिटेंशन को इंश्योर किया, पहले चुनाव, पहले फेज के पहले और सेकंड फेज के पहले भी लगातार डिटेंशन किया गया। और एक प्रकार से चुनाव आयोग के भाषा में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सभी असामाजिक तत्व हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग ने उन्हें डिटेन किया, इसका मतलब है कि चुनाव आयोग के पास कुछ न कुछ फीडबैक मिले होंगे, और वो फीडबैक ये कह रहा होगा कि ये असामाजिक तत्व हैं, ये चुनाव में बलवा फैला सकते हैं, चुनाव को डिसरप्ट कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये चुनाव आयोग की नैतिक जिम्मेदारी है और ये उनका अधिकार है कि फ्री एंड फेयरलेस इलेक्शन के लिए ऐसे लोगों को डिटेन करें। अब उस डिटेंशन में बड़ी संख्या में एक ही कम्युनिटी के लोग हैं जो भाईजान हैं। अब वो भाईजान, सारे भाईजान परेशान होकर के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि सारे भाईजान का डोजियर मालूम है। कल एक प्रतिक्रिया आई, क्या प्रतिक्रिया आएगी? हुमायूं कबीर की प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के लूट का शासन खत्म हो गया है। कमाल की बात है। हुमायूं कबीर कल तक ममता बनर्जी के साथ थे,
अलग हुए, उनके ऊपर आरोप लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सैकड़ों करोड़ रुपए से मदद किया है हुमायूं कबीर को कि थोड़ा आप मुस्लिम वोट में सेंधमारी की तैयारी करो, इसके लिए अगर जरूरत पड़े बाबरी मस्जिद निर्माण की तो निर्माण कर दो, कौन रोक रहा है आपको, बाबरी मस्जिद निर्माण करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये आरोप लगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, क्योंकि वो कह रहे हैं, लोगों का कहना था कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच डिवीजन करवाना अनिवार्य था, अवश्यंभावी था भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए। क्योंकि अगर 30% जो टोटल चंक है वोट का, अगर इंटायर 30%, 100% इन फेवर ऑफ ममता बनर्जी आती है तो फिर उनको हराना मुश्किल होगा, क्योंकि वो लड़ाई ही शुरू कर रही है 30% के अबव से। और अगर इसमें हिंदू का 10% वोट भी, 20% भी वोट आ गया तो 50% के आंकड़े पर है, मुश्किल होगा। और ममता बनर्जी को 40% के आसपास रोकना है, 40-41% के आसपास ही रोक देना पड़ेगा। अब आखिरी डेटा वही हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी टैली बढ़ा ली। पोलराइजेशन हुआ पूरी तरह से, एक तरफ मुस्लिम पोलराइजेशन हुआ, दूसरी तरफ हिंदू पोलराइजेशन हुआ। हिंदुओं में इस बार डिवीजन नगण्य रहा और इसकी संभावना ममता बनर्जी को कम से कम अपने गढ़ में नहीं थी। तो कहानी क्या हो रही है, नया नारा क्या आ गया है, रुदाली गैंग से शुरू करते हैं। भाईजान, रुदाली गैंग और भगोड़े, ये तीन पक्ष हैं बंगाल के चुनाव के। रुदाली से शुरू करते हैं। रुदाली गैंग का कहना शुरू हो गया है कि ये 100 सीट को भारतीय जनता पार्टी ने लूट लिया है। सबसे पहले रुदाली गैंग का चलता था ईवीएम, फिर चला वोट चोरी, फिर चला एसआईआर। अब ये कहा जा रहा है कि 100 बूथ की ही लूट लिया बीजेपी ने, 100 कॉन्स्टिट्यूएंसी लूट लिया बीजेपी ने। कैसे लूटा भाई, कैसे लूटा, और ये किसके तरफ से आ रही है, ये बयानबाजी कहां से शुरू हुई है? मतलब ऑक्सीजन दे रहे हैं। हालांकि मन ही मन वो खुश हैं, जो ये बयान दे रहे हैं वो मन ही मन आह्लादित हैं, खुश हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि हम तो वहां के नृप होने के लिए होने से रहे, तो कौ नृप हो हमारी कहानी। वो मन ही मन खुश हैं। मैं किनकी चर्चा कर रहा हूं? श्रीमान राहुल गांधी की चर्चा कर रहा हूं। श्रीमान राहुल गांधी मन ही मन प्रफुल्लित हैं कि अच्छा हुआ ममता जी चली गई, अब हम आएंगे और भाजपा को कहेंगे कि ये देखिए सांप्रदायिक पार्टी है। साहब, यही करते करते यही तो आपका रूप था जब आप 2014 में सोचे थे यही बात कि हम आमने सामने लड़ लेंगे बीजेपी से। 3 टर्म हो चुका है, आगे आने की कोई संभावना नहीं है। तो ध्यान रखिए, इस सांप्रदायिक पार्टी से अब ममता लड़ेगी बिहार में कि कांग्रेस बंगाल में, या कांग्रेस लड़ेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपका जो अभी अंदर अंदर खुशी और बाहर से जो रुदाली चल रही है, और ममता बनर्जी को ऑक्सीजन दे रहे हैं अपना पेस सेविंग करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीट लूट लिया। अब सीट पर आ गया है सीधा सीधा मामला। ईवीएम गौण हो गया, वोट चोरी गौण हो गया, एसआईआर गौण हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली देना गौण हो गया। वो सेकेंडरी आता है। पहला टर्मिनोलॉजी नया, हर चुनाव के पहले ये टर्म क्वाइन करते हैं और उसे हमारे आपके बीच में छोड़ देते हैं और हम और आप कंफ्यूज होने लगते हैं, फिर उस पर चर्चा शुरू कर देते हैं कि नहीं 100 सीट लूट लिया, सीट ही लूट लिया। किसके कहने से? चुनाव आयोग ने गुंडा खड़ा कर दिया, सीआरपीएफ के जवानों को खड़ा कर दिया और सीट लूट लिया। और इसीलिए काउंटिंग के दिन, जब कल काउंटिंग चल रही थी, तो 2 सीटों पर भवानीपुर में भी और नंदीग्राम में भी ममता बनर्जी ने अपना कोहराम काट दिया, बवाल काट दिया पूरी तरह से ममता बनर्जी ने कि हमारे यहां जो है सो गड़बड़ी हो रही है, वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है। काफी कई लगभग आधे घंटे 1 घंटे तक काउंटिंग बंद रही, बंद करनी पड़ी इन लोगों, इन बवालियों की वजह से। ममता बनर्जी बवाल करती रही। अब इसी ये बवाल तो ये चल रहा था, 15,000 से अधिक वोट से जीत गई भवानीपुर में, जीत गए शुभेंदु अधिकारी। 15,000 का फासला है, कहां से करेगा वोट चोरी साहब? 15,000 का फासला है, कोई 1-2 वोट नहीं है। और ये पोस्टल पेपर का वोट नहीं है, ये ध्यान रखिए, ये पोस्टल पेपर का वोट नहीं है। 15,000 वोट आ रहे हैं एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। विधानसभा में 15,000 वोट पोस्टल से ऑलमोस्ट नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। और पोस्टल वोटिंग भी आप देख लीजिए, वहां पोस्टल वोटिंग का परसेंटेज कितना है। तो ईवीएम का ये निकला है ये जिन्न, लेकिन ये जिन्न जो है इन फेवर ऑफ शुभेंदु अधिकारी है, तो वो ममता बनर्जी को कबूल नहीं है।
वो कह रहे हैं कि कैसा हो सकता है, मुस्लिम बहुल इलाकों में तर्क दिए जा रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी जीत कैसे सकती है? अरे भाई, तो मुस्लिम बहुल इलाके में कहीं 40%, हालांकि कुछ कुछ इलाके में 60% तक आबादी है, तो वहां डिवीजन हुआ और इधर 40% कंसोलिडेट कर गया, निकल गया। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या समझने के लिए? तो नारा दिया जा रहा है मुस्लिम बहुल इलाके में बीजेपी कैसे जीत सकती है। इसका मतलब क्या हुआ? तो सीट को चोरी कर लिया, सीट ही छीन लिया। किसके कहने से? ज्ञानेश कुमार के कहने से। कैसे छीना? तो वहां पर अजय पाल शर्मा जैसे ऑफिसर खड़े थे, उन्होंने डंडा चलाया, सबको भगा दिया और सीट छीन के लेके भाग गया। अब ये नारा चल रहा है रुदाली गैंग की तरफ से। श्रीमान राहुल गांधी जी ने इस नारे को फ्लैग कर दिया है। अब सारे लोग इकट्ठा होकर के बोलेंगे 100 सीट लूट लिया, 100 सीट की लूट, 100 सीट की लूट, 100 सीट की लूट, ये कहना शुरू कर देंगे। ये कभी नहीं कहेंगे कि साहब हमारी एंटी इनकम्बेंसी थी, हमारी कमजोरी थी, जनता असंतुष्ट थी, जनता को परिवर्तन चाहिए था, अन्यथा ये मैसिव मैसिव 208 सीट, ये मोदी है। तो अभी मैं कल देख रहा था साइना एनसी का, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में थी, आजकल वो एकनाथ शिंदे की गुट में चली गई हैं, कुछ सीट का लोचा था, लेकिन उन्होंने कहा, एक जो स्पोक पर्सन रही है भारतीय जनता पार्टी की मुंबई से, तो साइना एनसी कह रही हैं ये मोदी है तो मुमकिन है, ये जुमला नहीं है, ये अब भारतीय जनता पार्टी के जीने की पद्धति बन गई है। साइना एनसी कह रही है मोदी है तो मुमकिन है, जुमला बिल्कुल नहीं है, मोदी है तो ये होना ही है। और फिर सेना एनसी ने कहा अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। पश्चिम बंगाल में अंधेरा छटा है, कमल खिला है। रुदाली गैंग कह रही है कि नहीं 100 सीट लूट करके चला गया है, 100 सीट लूट करके। और पत्नी को राज्यसभा भेजने वाले पत्रकार जो हैं 15 पॉइंटर 10 पॉइंटर्स में कह रहे हैं कि 27 लाख वोटर जो बोनाफाइड वोटर है उसको इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया, ये नहीं हो सकता। और वो बरस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट मिलॉर्ड आपने कुछ नहीं किया, 91 लाख पहले तो वोटर को काट दिया आपने, और उसके बाद 27 लाख वोटर को लिम्बो में डाल दिया कि भाई वो बोनाफाइड है या नहीं है, उसको तय करेंगे इलेक्शन के बाद। और इलेक्शन कमिश्नर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, एक इलेक्शन में अगर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आगे देख लेगा। नहीं, इसी इलेक्शन में क्यों नहीं देने दिया 27 लाख वोटर को? तो 6.5 करोड़ मतदाताओं ने वोट किया है, 6.5 करोड़। हाँ, अब आप ये कहेंगे कि 27 लाख को डिवाइड कर दीजिए 294 में, 294 में जब डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद डिफरेंसेस पता कीजिए कि इतना इतना परसेंटेज से हम हार गए हैं, तो ये 27 लाख का मेजर रोल है। आपके आपकी आपकी दलील में दम हो सकती है, मैं मानता हूं। तो आप इसके लिए तैयारी कीजिए, इलेक्शन कमीशन पर अटैक जारी रखिए, हमारे कहने से नहीं होगा, आप करेंगे ही करेंगे। पार्टी अपनी कमजोरियों के बारे में चिंतन नहीं करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के ऊपर अटैक इनका जारी रहेगा। वो 27 लाख वोटर जिनको की रोका गया है, ये कैसे मान लिया कि वो 27 लाख वोटर ममता बनर्जी के ही समर्थक थे? वो 27 लाख वोटर हो सकता है कांग्रेस पार्टी के समर्थक हो सकता है वाम दल के समर्थक हो सकता है कि बीजेपी के समर्थक हो। ये मान लेना कि 27 लाख वोटर अकेले ममता बनर्जी के समर्थक थे और उनको चुनाव आयोग ने वोट देने से रोक दिया, ये उचित तर्क लगता है आपको? लेकिन नैरेटिव देखिए, नैरेटिव की ताकत देखिए। पत्नी सांसद हैं तो पति आ गए हैं मोर्चा लेकर के, क्योंकि खाने कमाने का कोई दिक्कत नहीं है, इतने दिन से माला माल है, पिताजी तो क्रिकेटर थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नैरेटिव देखिए कैसे सेट कर रहे हैं, इसलिए 10 पॉइंटर्स, 12 पॉइंटर्स, 15 पॉइंटर्स ऑफ बिहार बंगाल इलेक्शन वो दिए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि 27 लाख वोटर को आपने रोक दिया, तो 27 लाख वोटर उन ममता जी की थी क्या? साथ साथ ये बोलिए तो सही, आम पब्लिक कंफ्यूज कर जाएगी, आम पब्लिक को लगेगा अरे बाप रे, ममता बनर्जी का 27 लाख वोटर को ज्ञानेश कुमार ने रोक दिया वोट देने से। ठीक कह रहे हैं पत्रकार महोदय, बिल्कुल सही कह रहे हैं पत्रकार महोदय। अरे भाई, आपको कैसे पता कि वो 27 लाख वोटर ममता जी को ही वोट करने जा रहे थे? 3 पार्टियां और चुनाव लड़ रही थी, ओवैसी की भी पार्टी थी, हुमायूं कबीर भी लड़ रहे थे, इतनी इतनी पार्टियां थी, एक आध दो फिर इंडिपेंडेंट भी होंगे।
तो सबको छोड़ करके 27 लाख एकदम से बोरे में बंद होकर के कहा कि मैं 27 लाख सिर्फ ममता बनर्जी के लिए बनाऊं। और ये बात मैं पत्रकार महोदय को बताता हूं जिनकी पत्नी सांसद है। अब मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि मैं जब कह रहा हूं आप समझ रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूं आप जेड समझ रहे हैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मेरी पत्नी सांसद हैं और उसी पार्टी से सांसद हैं, वो पार्टी हार गई है, अगली बार वो सांसद रहेंगी कि नहीं रहेंगी कहना मुश्किल है। अब क्या होगा हमारा? तो हम टूट पड़ेंगे मोदी पर और ज्ञानेश कुमार पे और सुप्रीम कोर्ट पर। जयमाला बागची को उन्होंने टारगेट कर दिया। जयमाला बागची ने कहा अच्छा ठीक है, एक बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, लेकिन उसका वो कैंडिडेट, वो वोटर बोनाफाइड है, ये जांच करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ये फॉर लॉन्गर पीरियड है, इस इलेक्शन के बाद फिर नेक्स्ट इलेक्शन में भी उनको मतदान देने का अधिकार। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्यों नहीं किया आपने? पत्रकार महोदय कह रहे हैं। शुरू हो गया सिगोफा। ईवीएम पर बात नहीं बनी, पोस्टल पेपर पर बात नहीं बनी, हार गए हैं पूरी तरह से, स्कैम में लुप्त हैं, उस पर बात नहीं बनेगी। तो पूरे मैटर को डिविएट करो और जनता को गुमराह कर दो। आत्म परीक्षण नहीं करेंगे, हम कैसे हारे, क्यों हारे, हमारी क्या कमजोरी थी, कहां हमसे चूक हो गई। अगर ये मिलिट्री फोर्स यहां पर उतारा गया था 3 लाख, तो हमारे लिए भी बोनांजा हो सकता था। बीजेपी को भी नहीं करने देते, हम सब मिल करके चलते। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट भी चली गई, आप हाई कोर्ट भी चली गई, आप आईपैक के दफ्तर भी चली गई, और आज भी आप वही तांडव कर रही हैं। कौन आपको समर्थन करेगा? और फिर वही बात मैं कह रहा हूं, पार्टियां हार चुकी हैं, लेकिन जो नैरेटिव है वो अभी भी नहीं हारा है। नैरेटिव को चलते ही रहना है। और वही लुटियन जोन और एक विश्वविद्यालय, उनके आइडियोलॉग, वो नैरेटिव चलाते रहेंगे। और मुझे दुख है कि उस नैरेटिव में बड़ी बड़ी नेत्री जो ममता बनर्जी खूब जानते, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी ने कोई धांधली नहीं की होगी, इलेक्शन कमीशन से गलती नहीं हुई होगी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन 208 सीट से हार किस बात का द्योतक है? हो सकता है इक्के दुक्के सीट पे उन्होंने मैनेज कर लिया। 208 सीट मामूली बात समझते हैं आप? हिस्टोरिक विजय है भारतीय जनता पार्टी की। तो 208 सीट आ गई है, तो कम से कम अब तो आत्ममंथन शुरू कर दीजिए। हालांकि उसी नैरेटिव वाले रुदाली गैंग से कुछ पत्रकारों ने खुद को करेक्ट करना शुरू कर लिया है। अब वो जो असत्य राजभाषा है, वो असत्य राजभाषा वाले ने अपने को करेक्ट करना शुरू कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे, मैं वो बोल नहीं रहा हूं उसका शब्द। तो असत्य राजभाषा, तो असत्य राजभाषा वाले ने करेक्ट करना, कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं, पार्टी के अंदर गलती है, संगठन में गलती है, कोई कमजोरी है, 3 टर्म का एंटी इनकम्बेंसी है, परेशानी होगी, हमें उसको ठीक करना पड़ेगा, हम नहीं ठीक कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? तो उसमें भी अब डिवीजन हो गया है, उस नैरेटिव में भी। और भाईजान को समस्या ये हो रही है कि आपका डॉजियर अब सरकार के पास है, आपको देश छोड़ना पड़ेगा। अगर बांग्लादेश से आए हो तो पतली गली से निकल जाओ, जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी हो सके पतली गली से निकल जाइए। नहीं तो डोजियर तैयार है और आपका 15 साल का हिसाब निकाल लेंगे। डर इसलिए, खौफ इसलिए, और अब इसलिए वो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा, हमला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, मारा जा रहा है, ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, एक कम्युनिटी विशेष के खिलाफ इस तरह से बात हो रही है, देश रहने लायक नहीं है। आपके कृत्य को 15 साल लोगों ने झेला है। अब आपके कुकर्म को अगर प्रशासन पकड़ेगी तो आप ये आने वाले दिनों में रुदाली शुरू करने वाले हैं, अभी से मैं कह रहा हूं। और तीसरी बात ये कि पार्टी में रहते हुए सत्ता के मद में जो भ्रष्टाचार किया है, अब आप जो फरार होना चाहते हैं, उस पर भी केंद्र सरकार अलर्ट है। केंद्र सरकार की निगाहें खुल गई हैं। तो श्रीमान अभिषेक बनर्जी और आपके जितने साथी हैं, ध्यान रखिए, जब तक सत्ता में थे, भ्रष्टाचार कितना लिप्त है नहीं लिप्त है ये तो कोर्ट बताएगी, लेकिन अगर आप लिप्त हैं और देश छोड़ना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल वक्त आने वाला है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।